हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RRS सक्सीड विजन में। हमने सैलरी का चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ कल की क्लास में हमने परक्विजिट किए थे और वही क्लास को आज हम आगे लेके जाएंगे। आगे ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने जो देखा था परक्विजिट के जैसे फ्रिंज बेनिफिट देखे थे और गिफ्ट का ट्रीटमेंट और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, वो हमने कल देख लिया था। अगर भाई आपने नहीं देखा तो आप इस कल की क्लास जरूर लगाना, पार्ट 5 है वो सैलरी का, वो जरूर देखना आपने। अगर आप उसमें काफ़ी अच्छे से करवाया गया, आपको ज़्यादा दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज हम आज आगे वही क्लास को आगे लेके जा रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो आज हम देखेंगे। अब कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, क्या कितना टैक्सेबल होगा, वो आज हम देखेंगे। भाई देखो, कोई भी एम्प्लॉय है वो दो तरह से इलाज करवा सकता है, या तो इंडिया में करवाएगा इलाज या फॉरेन में कराएगा, अब्रॉड, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया। या तो वो इंडिया में करवाएगा या अब्रॉड, बाहरले देश में, फॉरेन में। अब हम देखेंगे पहले भी इंडिया में, अगर वो इलाज इंडिया में करवाता है एम्प्लॉय, उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गया इन इंडिया। अगर भाई हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के मेंबर का, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी किन को प्रोवाइड करवाएगा एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के मेंबर को, ठीक है, हाउस होल्ड मेंबर, घर के मेंबर को, या तो एम्प्लॉय को। अब अगर हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, हॉस्पिटल किसने मेंटेन्ड किया, किसने बनवाया है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर वो हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब जहाँ एम्प्लॉय इलाज करवा रहा है वो हॉस्पिटल किसका होगा, एम्प्लॉयर का होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी परक्विजिट की, क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। ठीक है, अगर अगर कोई और अदर हॉस्पिटल है, कहीं से भी इलाज करवाता है, अदर हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कहीं से भी कोई अदर हॉस्पिटल है, ठीक है, तब अगर वो इलाज 15,000 तक करवा रहा है, अप टू 15,000, तब तक तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, अब अगर उसका खर्चा 20,000 आया तो इसमें से 15,000 तो एग्जेम्प्ट ही है, 5,000 क्या वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 5,000 की। अप टू 15,000 एग्जेम्प्ट। अब अगर तीसरा केस बनता है इसमें, अगर वो हॉस्पिटल जो है जहाँ वो इलाज करवा रहा है वो गवर्नमेंट का हो, किसका हो, गवर्नमेंट का हो, या लोकल अथॉरिटी का हो, या अप्रूव हो गवर्नमेंट में, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की, स्टेट और इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इस वाले केस में भी हमने ये नहीं देखना है ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो तीन केस अगर वो इलाज करवाता है इंडिया में। अब इसमें चौथा केस बनता है, अगर एम्प्लॉयर ने, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस स्कीम, जो इंश्योरेंस स्कीम होती है उसमें एम्प्लॉयर वो करवाता है, जमा करवाता है, किस्त दे रहा है, जितना एम्प्लॉयर का पोर्शन होगा, किसका, एम्प्लॉयर का,
वो नील एग्जैम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, अगर वो इंश्योरेंस स्कीम किसकी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो, ठीक है। वो उतना पोर्शन जितना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय एम्प्लॉय के स्कीम में जमा करवाया, जैसे मान लीजिए 15,000 रुपया किस्त है और एम्प्लॉयर 500 रुपया देता है इंश्योरेंस स्कीम में, तो इतना पोर्शन एग्जैम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में अगर वो मिलता है, ठीक है। ये तो थी मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड में। आई होप आपको ये समझ आ गया। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो अगर लिखना हो। अब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ करवाता है, फॉरेन में करवाता है, ठीक है भाई। अब ट्रीटमेंट का जितना एक्सपेंसेस हुआ, पहला केस क्या बनता है, ट्रीटमेंट जितना ट्रीटमेंट में एक्सपेंस हुआ, कितना जितना भी हुआ वो अगर आरबीआई जितनी परमिट करता है, आरबीआई जितनी परमिट करता है उतनी एग्जाम्पशन परमिटेड, जितनी आरबीआई परमिटेड करता है उतनी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पशन टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। चलो ऐसे ठीक है। ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो अब्रॉड में हुआ है, ट्रीटमेंट जो अब्रॉड में हुआ है। अब दूसरा केस, अगर वहां पर स्टे करते हैं, स्टे का एक्सपेंसेस है, स्टे का एक्सपेंसेस है, किसका किसका होगा, एक तो पेशेंट का होगा और एक जो उसके साथ अटेंडेंट है, ठीक है। वन पेशेंट वन अटेंडेंट, ठीक है। उसका भी जितना कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी उस केस में भी, एग्जाम्पशन टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है भाई। मान लीजिए आरबीआई ने परमिट किया भी, अगर वो बाहर ट्रीटमेंट करवाता है हम 1 लाख तक एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया 85,000, ये तो पूरा का पूरा नील आ गई फैसिलिटी। अगर उसने खर्चा किया 3 लाख तो 1 लाख कम कर देंगे, कितना रिमेनिंग बच गया 2 लाख, तो 2 लाख के आगे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी पर क्रेडिट की, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब तीसरा केस क्या बनता है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए, अब जो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ होगा, बाहर आने जाने का ट्रैवलिंग भी तो हुई होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब्रॉड की कर रहे हैं, बाहर अगर बाहर वो इलाज करवाने जा रहा है। अब बाहर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस इनकम अप टू कितनी है, ग्रॉस इनकम 2 लाख तक है, इस खर्चे को जोड़ने से पहले, परक्विजिट जोड़ने से पहले अगर एम्प्लॉय की इनकम 2 लाख से कम है, ठीक है, अप टू 2 लाख है, या 2 लाख से हम कैसे लेते हैं, से कम है, तो क्या होगा भाई, ये खर्चा पूरा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा नील हो जाएगा। अगर 2 लाख से ग्रोस इनकम ज़्यादा है तो खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख तक अगर एम्प्लॉय की ग्रोस इनकम, एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी कितनी है, 2 लाख से, ग्रोस इनकम नहीं ग्रोस सैलरी लिख देते हैं, ग्रोस सैलरी कितनी है, 2 लाख से कम है, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया होगा वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो जितना खर्चा किया है आने जाने का, जैसे मान लीजिए 50,000 टिकट लगी एक बंदे की, अब 2 बंदे गए हैं, साथ अटेंडेंट गया है,
50,000, ये 1 लाख खर्चा आ गया ट्रैवलिंग का। अगर भाई उसकी इनकम 2 लाख से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा, जैसे उसकी इनकम 2.5 लाख है ग्रोस, तो ये जुड़ जाएगा, 3.5 हो जाएगा उसके बाद सैलरी में। ठीक है, आई होप आपको मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे और देखते हैं ट्रीटमेंट। आज हम बस 3 ट्रीटमेंट रह गए थे, वो पढ़ेंगे। एक तो हमने अब कर ही लिया, अब 2 रह गए। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा आज की क्लास के, जैसे कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, स्वेट इक्विटी शेयर या कोई सिक्योरिटी देता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। उसमें हमने बोला था भी या तो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय का मेंबर हो। अब मेंबर की बात करते हैं, मेंबर में कौन कौन आ जाएगा। मेंबर में एक तो आ जाएगा खुद एम्प्लॉय की, मतलब स्पाउस आ जाएगा, एम्प्लॉय तो है ही है। स्पाउस, स्पाउस में अगर एम्प्लॉय फीमेल है तो उसका हस्बैंड आ जाएगा, अगर मेल है तो उसकी वाइफ आ जाएगी। ठीक है, स्पाउस आ गया, और उसके चिल्ड्रन आ गए एम्प्लॉय के। ठीक है, चिल्ड्रन चाहे तो डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेंबर में क्या आ गया, और मेंबर में आ गए उसके पेरेंट्स, पेरेंट, ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, और ये डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड। ये किसकी बात की है हमने अभी, इसकी चिल्ड्रन की, चाहे तो वो डिपेंडेंट है चाहे नॉट डिपेंडेंट, चाहे मैरिड चाहे अनमैरिड। अब और क्या गए, एक तो पेरेंट्स आ गए उसके, और एक आ गए ब्रदर सिस्टर। ये क्या हो, होली, मतलब पूरी तरह डिपेंडेंट होने चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, फुली। ये था मेंबर की डेफिनेशन। अगर वहां आ गया भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है एम्प्लॉय ने अपने मेंबर का, अगर वो मेंबर कौन है, कोई मतलब उसकी सिस्टर ही है, जो उन्होंने क्वेश्चन में जैसे ऐसे लिख दिया भी नो डिपेंडेंट है, तो क्या वो फैसिलिटी इसके एग्जाम्प्ट होगी। अगर मान लीजिए वो 14,000 तक ही करवाया है, अप टू 15,000 तक तो एग्जाम्प्ट है, क्या 14,000 तक एग्जाम्प्ट होगी। अगर वो नॉन डिपेंडेंट है, ब्रदर या सिस्टर या पेरेंट्स, तो 14,000 टैक्सेबल हो जाएगा। डिपेंडेंट की और नॉन डिपेंडेंट की कंडीशन चिल्ड्रन पे नहीं लागू होगी, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड। अगर चिल्ड्रन ने करवाया उसके ट्रीटमेंट कोई भी अप टू 14,000 तक करवाया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जो समझाने के लिए था। अगर बाहर भी वो हमने जो देखा उसकी फैमिली के मेंबर में ये आएगा, हाउस होल्ड मेंबर में। अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की। अब देखो भाई, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। स्वेट का मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर कहाँ देते हैं, फ्री या कंसेशनल रेट पे। ठीक है, हमारा जो कंपनी एक्ट है सेक्शन, उसमें 53 दिया है। कौन से कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट ठीक है 2013। इसमें ये बताता है भी कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन उसकी एक एग्जाम्पशन अभी, वो कौन सा शेयर इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, या तो एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं या डायरेक्टर हो कंपनी का। ठीक है, उसको कंपनी डिस्काउंट में दे सकती है, वो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं। या तो वो एम्प्लॉय को इशू करे या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे या कंसेशनल रेट पे दे दे।
और जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ये क्लॉज होता है एक, क्लॉज एच, सेक्शन कौन सा रहेगा, 2 सेक्शन रहेगा 2, और कौन सा ये एक्ट किसके आता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसमें बताया गया अभी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा आ जाएगा अभी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी उसने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इशू की हैं जो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आप ध्यान रखना। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, या तो फ्री में दी जाए कंसेशनल रेट पे स्वेट इक्विटी शेयर। अगर भाई उनके शेयर रजिस्टर्ड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर रजिस्टर्ड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इनकी एवरेज ये लेंगे। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये किसका लेना है, जब उन्होंने शेयर को एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया, अब इशू किए हैं एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर दिए। अब जब उसने इशू किया, अब जब उसके नाम पे आ गया ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, तो उस डेट में देखना है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या होता है, जब ये स्टॉक एक्सचेंज खुला होगा ना, तो उसकी जो फर्स्ट लेन देन हुआ होगा शेयर में, फर्स्ट लेन देन, और या जब लास्ट, ठीक है, जब लास्ट हुआ होगा, ये तो फर्स्ट हुआ होगा यहाँ पे, ये लास्ट, उसी दिन जब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। या तो अगर उस दिन नहीं हुआ, मान लीजिए 15 को स्टॉक एक्सचेंज बंद था, तो उसके नज़दीक वाला 14 को लेंगे, ठीक है, 14 को। अगर 14 को भी नहीं होगा तो 13 को ले लेंगे, 12 को, जब उससे एक दिन पहले जब खुला होगा, क्लोजेस्ट डे होगा जो, ठीक है, इसकी एवरेज लेंगे। अगर मतलब स्टॉक एक्सचेंज 2 से रजिस्टर है शेयर, 2 स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर है, तो पहले का भी लिखेंगे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज का रेट, और सेकंड का भी सेम ऐसी ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस एवरेज होगी ना दोनों की। अब इनमें से जैसे इनका रेट निकला है 15 और इनका निकला है 16 रेट एवरेज का, जो इनमें से हाई होगा उसकी वो वैल्यू निर्धारित करेगी, ठीक है। ये वैल्यू निकलेगी स्टॉक एक्सचेंज उसकी शेयर की और या सिक्योरिटी की। ठीक है, ये सिक्योरिटी की जो हाई वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो हाई होगी। आई होप आपको जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर देखो, अगर तो सिंपल एक स्टॉक एक्सचेंज है तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एवरेज ले लेनी इनकी, और वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग। आपको बता दिया ओपनिंग जब स्टॉक एक्सचेंज उस दिन पे ओपन होगा जब उन्होंने एक्सरसाइज किया, ऑप्शन एक्सरसाइज किया एम्प्लॉय ने। अब एम्प्लॉय को उन्होंने शेयर बेच दिए, चाहे तो फ्री दे दिए चाहे कंसेशनल रेट पे। अब एम्प्लॉय ने अपने नाम पे ले लिए, तो उस दिन जब उन्होंने लिए तब शेयर का ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। कब ओपनिंग प्राइस क्या होता है, जब स्टॉक एक्सचेंज खुला होगा, जो फर्स्ट लेन देन हुआ होगा, उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई होगी। अब क्लोजिंग जब लास्ट होगी, ठीक है, उनकी एवरेज ले लेंगे, वो ही रेट होगा हमारा शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 2 स्टॉक एक्सचेंज हो तो पहले का भी देखेंगे दूसरे का भी, और उनमें से जो हाई होगा वो हमारी शेयर की वैल्यू होगी जो सिक्योरिटी की, ठीक है। अब कई बार शेयर रजिस्टर नहीं होंगे, रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, अनरिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है,
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो शेयर होंगे वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनरजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, अनरजिस्टर्ड लगा लो, जन रिकॉग्नाइज अनरजिस्टर्ड, ठीक है। उस वाले में क्या, जो मर्चेंट बैंक होगा उसने जो फेयर मार्केट वैल्यू रखी होगी सिक्योरिटी या शेयर की वो लेंगे, वो वही बात कौन सी डेट वाली लेंगे, जो क्लोज एट डेट होगी, ठीक है, क्लोज एट डेट जब एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा उस वाले, ठीक है, उस वाले दिन की जब एम्प्लॉय ने ऑप्शन किया होगा क्लोज डे। अगर वो डे नहीं है जब ऑप्शन, मान लीजिए उसने 15 को किया तो वही बात उसके पहले की ले लेंगे, अगर पहले बंद था तो उसके पहले की, अगर उसके पहले बंद था तो उसके पहले की, ठीक है। अब ये तो बात होगी जब स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर अनरिकॉग्नाइज्ड है, और अगर और सिक्योरिटी हो, ठीक है, इनके अलावा अदर सिक्योरिटी हो, जो शेयर एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर किए हैं अदर सिक्योरिटी, सेम वही बात जो मर्चेंट बैंक ने डिसाइड किया होगा, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी की मर्चेंट बैंक ने, तो वही फेयर मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू इस वाले केस में क्या ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लेने, नहीं भाई, इसमें दोनों, पिछले केस में भी जब अनरिकॉग्नाइज होंगे और इसमें भी क्लोजिंग डेट ही लेनी है, क्लोजिंग ही लेनी है, ठीक है, क्लोजिंग जब क्लोजिंग प्राइस ही लेना है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस जब जो क्लोजिंग प्राइस होगा फिर मर्चेंट बैंक का उस दिन का, ठीक है, जब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा शेयर का। ये तो थी भाई आपकी सेकंड। अब स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में आपको बता दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इस ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो जिसके लिए हमने ये वीडियो रखी थी, करा तो हम कल भी देते तो लेंथी हो जानी थी, वीडियो आगे चली जानी थी, जिसके लिए रखी थी वो ये पॉइंट था इंटरेस्ट, वैसे तो ये भी छोटा सा पॉइंट है, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। अगर वह जो हमने सिक्योरिटी की बात की अभी, जब शेयर की बात की स्वेट इक्विटी शेयर, अगर वो एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है तो वो लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए उसने एम्प्लॉय ने 5000 शेयर खरीद लिए, अब फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 25 आई है, जब उसने अपने नाम पे ऑप्शन किया एक्सरसाइज तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 75,000 ना, 1,25,000, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने कुछ पे कर दिया, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय ने पे किए कितने के, मान लीजिए 50,000 के, अब जो वैल्यू रहेगी रिमेनिंग वो क्या आ जाएगी, टैक्सेबल, ठीक है। जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉय ने पेड किए हैं वो लेस हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन ये क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा भाई, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी एसबीआई ने, ठीक है, जब लोन लिया एसबीआई ने उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर का, जिस ईयर में हमने लोन लिया है एसबीआई ने, उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे में, समझते हो, जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन की होगी ना वही हम लेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट डे में होगी, और कितना लेंगे, 1 मंथ हाईएस्ट अमाउंट, ये होगी टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए हमने ये रखा था भी हम इसकी एक एग्जांपल बता देंगे आपको, हाईएस्ट अमाउंट होगी। अब ठीक है, प्रीवियस ईयर के, जिस प्रीवियस ईयर में हमने लोन लिया है, मान लीजिए, अब आपको एग्जांपल में बता देंगे, ये था, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करवाता है इंटरेस्ट फ्री, और एसबीआई ने उस साल मान लीजिए 12% रखा था भी, अब एसबीआई जो लोगों को, दूसरे लोगों को इंटरेस्ट पे लोन दे रही है उसका रेट कितना है, 12% था। अब एम्प्लॉयर ने चाहे तो इंटरेस्ट फ्री दे दिया, चाहे कंसेशनल रेट पे दे दिया, अब वो किसके, हमने 1 मंथ का निकालना होता है, जब टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है परकेजेड के 1 मंथ का निकालेंगे, और उसमें से क्या लेस कर देंगे, जो एम्प्लॉय ने कुछ पेड किया है,
ठीक है, एम्प्लॉय ने पेड किया है। अब हम अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। आई होप आपको ये समझ तो आ ही गया होगा। अब आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई आर है, ठीक है, आर को छोड़ो, मिस्टर ए है, उसने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है। मिस्टर ए ने लोन लिया है, कितना लिया है? 5 लाख का लिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 2021, अभी चल 21 बता देते हैं, नहीं 20 लिख देते हैं, ठीक है, 20-21 में लिया। अब एसबीआई ने कितना लोन रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का कितना होगा? मान लीजिए 10% है। कब? एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर शुरू हुआ है, एसबीआई का रेट कितना है? 10% है, यही देखना है। अगर वो लिख दे 31 मार्च 2020 को आरबीआई का रेट मान लीजिए 12% था, क्या हम ये देखेंगे? नहीं देखेंगे, हमने फर्स्ट डे को देखना कितना था। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हम 2 केस देखेंगे इसके। अगर वो मतलब अब किस्त है उसकी, लोन इंस्टॉलमेंट कितनी है मिस्टर ए देता है? 20,000, ठीक है। अब इसकी 2 देखेंगे। अगर वो इफ ही पेड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड, जा और लिख देते, और लास्ट डे ना फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब मिस्टर ए ने लोन लिया है, मिस्टर ए लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कब लिया है? मान लीजिए 1 मई को लिया है, 1 मई 2020 को, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन, अगर वो लास्ट डे ऑफ द मंथ जमा करवाता है किस्त, लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर वो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ लिखेंगे हम, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब देखो भाई इसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मंथ कौन से, उसने मई में लोन लिया, ठीक है, 1 मई को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अब देखो उसने लोन कब लिया? 1 मई को लिया, 5 लाख लिया है, ठीक है। अब मई की किस्त वो लास्ट डे करवाता है, क्या इस वाले 5 लाख लोन में से 20,000 चला जाएगा? हाँ जी चला जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। और इस वाले केस में तो नहीं गया होना, क्यों? उसने नेक्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब मई में लोन लिया, मई में तो किस्त, अब 31 मई आ गया, 31 मई में तो उसने पेमेंट की नहीं, अब 31 मई को कितना खड़ा है? 5 लाख ही खड़ा है, ठीक है। ऐसी जो मतलब घटती जाएगी। अब कहाँ आगे कितनी रह जाएगी? 60,000, 4,60,000, 4 लाख कितनी रह जाएगी? 40, 4, 20, 4 लाख, 11 बनते हैं, 4, 3 80, 3 60, 1, ठीक है। अब यही ऐसे ही सेम ये 20,000 घटती जाएगी किस्त, 480,
460 420 440 420 ठीक है। पहुँचते पहुँचते हम कब पहुँच गए, मार्च में। अब ये मार्च की किस्त है। अब 31 मार्च में इसमें कितनी रही होगी, 2,80,000, और इसका कितना रहा होगा पूरा, 3 लाख। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, कैसे निकालेंगे, अब इनका टोटल कर देंगे भाई। ठीक है, जितना आया टोटल अब निकाल ही लेते हैं। अब और क्या है, 30 40 8 41। ठीक है, 41,80,000, जी कितना आ जाएगा, ये 44 आ गया। ठीक है, 1 मिनट और दोबारा देख लूँ। 80 ठीक है, 44,000 ये निकला। ये कितनी, ये एंड आ गई, एंड ऑफ ईयर। ठीक है, जितने साल के अंत में। अब इसका कैसे निकालेंगे, 41,80,000, कितना रेट था आरबीआई का, 10%, और हमने बोला था 1 मंथ का, ऐसे निकलेगा भैया। ठीक है, अब परसेंट यहाँ से हट के नीचे आ गया, और यहाँ पे यार काट दिया 6, इसको ही काट देते हैं, 12 कम 12। बारह चौक 48, 10 बच गया। निकाल लेते हैं कैलकुलेशन। ये आ गया 34,833 रुपये। ठीक है, ये आ गई टैक्सेबल वैल्यू। अब अगर एम्प्लॉय कुछ पे करता है, एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉय मान लीजिए एम्प्लॉय पेड कर रहा है, मान लीजिए 10,000 पेड कर रहा है, तो इसमें से 10,000 निकाल देंगे। अब ये कितना आ गया, 24,000। 10,000 ये तो साल का, मान लीजिए 500 पर मंथ पे कर रहा है, कितना आ गया पर मंथ, 60, नहीं 5,000 लिख लो। 2,000 लिख लेते हैं, 2,000 पे कर रहा है। अब कितना का, 2,000 के हिसाब से 24,000 आ गया, तो कितना बाकी, 10,833 रुपये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको अच्छा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप देख लेना सीरियल वाइज, यहाँ पे मई जून जुलाई अगस्त है ऐसे ही। ठीक है, यहाँ 11 मंथ बने थे, यहाँ भी 11 मंथ की है। अब लास्ट डे में भी सेम ही है, जैसे लास्ट डे ऐसा थी 44, इसका भी 10% लेंगे पहले, और 1/12। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी टैक्सेबल वैल्यू। अगर एम्प्लॉय ने पे किया कुछ, वो लेस करके ये अमाउंट जो टैक्सेबल होगी।
जो आज की क्लास थी वो हमने इसी के लिए ली थी। ठीक है, अब आपके परक्विजिट 100% परक्विजिट हमारी तरफ से कंप्लीट हो गए। ठीक है पूरे। अब आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। हम कल की क्लास में जो देखेंगे, कल रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करेंगे। आ, कोशिश करेंगे भी ये कल रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएं। हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना है, कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्लास और रहेगी, उसके उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो आपको सैलरी का मीनिंग बताना है पूरा, अभी सैलरी का मीनिंग क्या होता है सैलरी का, और एक परक्विजिट का, अगर वो थ्योरी में आ जाए वो नेक्स्ट क्लास में होगा। और उसमें एक हम पढ़ेंगे फंड का। ठीक है, और एक अगर वैसे तो हमने 2 क्लास ही रखनी है, अगर एक क्लास और गई तो उसमें हम जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी सैलरी के चैप्टर में, छोटी छोटी थ्योरी पर्पज के लिए, वो तो शायद इसी में बता दें हम कल। जैसे रिलीफ होता है, ठीक है, 89 अंडर सेक्शन रिलीफ होता है, एडवांस सैलरी। ठीक है, ये एक दो बातें जो रहेगी वो कल बस जो हम कोशिश करेंगे भी दो क्लासों में ही कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। हमने परक्विजिट पूरे कंप्लीट कर दिए, बाकी हम अब कल के सेशन में मिलेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है भैया वो तो बढ़नी तो चाहिए ना, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन है वो तो बढ़ाओ आप। चलो मिलते हैं फिर कल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।